हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बेटा अब बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। देखो, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ। तो अगर दोनों का वर्ड मीनिंग भी हम लें तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे मेल और फीमेल्स के हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग, कि वो प्रॉपरली काम करते रहें, वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर, सिंपल वर्ड्स में एक लेमैन को आप इस तरह से समझा सकते हैं दैट दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन इट। ये दो क्वेश्चन के आंसर हम इस पूरे चैप्टर में ढूंढेंगे बच्चों। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंसेप्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो वर्ड है, डब्ल्यूएचओ उसकी क्या डेफिनेशन देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि टोटल वेलबींग है किसी भी इंडिविजुअल का, उसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल सारे के सारे एस्पेक्ट्स आ गए, वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इट डील्स विद these four core areas जिसमें फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आ जाता है। अब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट फ्यू इयर्स में क्या हुआ, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज who started family planning program immediately after our independence। 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और उसको बाद में अपग्रेड किया एज आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज टू क्योर टू टेक केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाई इट अपीयर्ड प्रॉब्लम्स। ये हम ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, ये तो कुछ इनोवेटिव या बेनिफिशियल चीजें थी हमारी, इनमें से कुछ, सारी की सारी नहीं। तो सबसे पहला जो आता है, अर्ली मैरिजेस। सीधी सी बात है, जब यंग एज में मैरिज हो जाएगी तो पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज, ठीक है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये मुश्किल हो जाता है। देन दो इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली बेनिफिशियल थे लेकिन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एमएमआर एंड आईएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, number of death per thousand of pregnant female, that is MMR, and infant mortality rate, number of infant death per thousand born, वो क्या कहलाता है, IMR। तो MMR कम हुआ है, IMR कम हुआ है, इसकी वजह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ है। ऑल्दो दीज आर टू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं, वल्नरेबल डिजीजेस भी कहते हैं। तो ये कोर एरियाज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब मैं जो बता रहा था कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जिसका स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो, राइट। ये आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ या टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। एंड इसी के पार्ट की फॉर्म में आरसीएच को भी इंक्लूड कर दिया गया, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दिस एसटीडीज, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी, इन सारों का नॉलेज देके हम जो हमारी सोसाइटी है उसको अवेयर कर सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है बच्चों, ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब क्या क्या स्टेप्स हम अचीव कर सकते हैं या क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या किस किस की हेल्प से ये किया जा सकता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बिकॉज दे हैव पावर टू इम्प्लीमेंट लॉज, टू मेक लॉज। फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें बहुत काम किया है, जिनको हम नॉर्मली क्या कहते थे, एनजीओज, उन्होंने बहुत रिमार्केबल काम किया है इस फील्ड में। प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल मीडिया,
आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है टू क्रिएट अवेयरनेस। लेकिन इन सबकी रूट कॉज क्या है? इन सब का रूट कॉज है बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और मैंने अभी आपको बताया था 2 मेन रीजंस पॉपुलेशन बढ़ने के क्या-क्या थे? डिक्रीज इन इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज इन डेथ रेट। क्योंकि क्यों घटा है? ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, तो उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है ना? अब किसी भी एरिया में, किसी भी पॉपुलेशन में 3 ग्रुप होते हैं इंडिविजुअल्स के, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जब आप पिरामिड्स पढ़ेंगे, इकोलॉजी में पिरामिड्स पढ़ेंगे, तब आपको वहां से भी आइडिया आएगा। पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी और बायोमास आप पढ़ेंगे ना। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? वो एज जिसमें एडोलेसेंट एज वाले लोग होते हैं, यंग वंस जिसमें होते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन में एडोलेसेंट का नंबर हाई हो, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर हाई हो, रिप्रोडक्टिव का उससे कम हो और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम हो, तो ऐसी पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। क्योंकि नियर फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव वाले ग्रुप में चले जाते हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। लेकिन अगर ये उल्टा कर दें, ये उल्टा हो जाए कि रिप्रोडक्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा हो, तो नियर फ्यूचर में उनकी डेथ हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे, तो प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाने वाला नंबर कम हो जाएगा। ऐसी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहलाती है बच्चों। क्लियर? तो एक्सपेंडिंग और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर ऑलमोस्ट सेम हो, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। राइट? अब ये रीजन हमने डिस्कस कर लिया, ये रीजन हमने डिस्कस कर लिया, ये कुछ फैक्ट्स हैं कि पॉपुलेशन साइज में क्या-क्या चेंजेस आए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, है ना? क्योंकि आजकल हम गुड क्वालिटी का फूड लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे नहीं सर आजकल तो हम जंक फूड खा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। क्लियर? तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें हम इंडिया की, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 1.7% इंक्रीज हो रही थी हमारी पॉपुलेशन पर ईयर। और इसी स्पीड से अगर हम बढ़ते रहे तो पॉपुलेशन का साइज 33 ईयर में डबल हो जाएगा बच्चों। और इसके 2 मेन प्रॉब्लम्स होंगी। रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। रिसोर्सेज कौन-कौन से लिमिटेड हो जाएंगे? सबसे पहला फूड लिमिटेड हो जाएगा, वाटर लिमिटेड है और हैबिटेट, हाउसिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू? हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को पहले तो स्टडी करना पड़ेगा। अभी मैंने डबलिंग टाइम बताया आपको 2001 का, अगर उसको हम कंपेयर करें 2011 के साथ, तो नियरली 2% पे ही है। तो डबलिंग टाइम कितना है? 33 ईयर्स की। 33 साल में 33 ईयर्स में हम डबल होते जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो, सोचो क्या करना पड़ेगा? हमें बर्थ कंट्रोल के मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ आपने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी होंगे। तो एक-एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना? तो नेचुरल मेथड्स हो गए, बैरियर मेथड्स हो गए, केमिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। ये सारे के सारे मेथड्स हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सर्जिकल मेथड को हम परमानेंट मेथड भी कहते हैं बर्थ कंट्रोल का, परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। चलिए, तो सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में 3 मेथड्स हैं, 3 वेज हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? इनका प्रिंसिपल है कि मैटिंग ना होने दी जाए स्पर्म और एग सेल की, मेल और फीमेल गैमेट को मिलने ना दिया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो फ्यूज नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें जो पहला मेथड है दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड या पीरियड मेथड, कि कोइटस अवॉइड किया जाए अगर 10 टू 17 डेज में। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एंड वी नो दैट ओवुलेशन अकर्स ऑन 14th डे। 14th डे में ओवुलेशन होता है। तो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अगर कोइटस अवॉइड किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग सेल 24 आवर्स तक सर्वाइव करती है, स्पर्म 48 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये रिस्की है।
कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज कम या ज़्यादा हो जाते हैं मेंसेस के, है ना? और ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है, उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये एक रिस्की काम हो गया, राइट? तो ये पीरियडिक एब्सटिनेंस की हमने बात करी कि कोइटस अवॉइड करना है इस टाइम पीरियड में। दूसरा जो मेथड है, कोइटस इंटरप्टस, कि जस्ट बिफोर इजैकुलेशन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पीनस है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल दिया जाए जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। ये भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रिलीजेस सम स्पर्म्स इवन बिफोर एक्चुअल इजैकुलेशन। तो ये फेलियर मेथड का रीजन बन जाता है कोइटस इंटरप्टस, ठीक है? एंड थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमनोरिया, कि जब मेंस जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर पार्चुरेशन, तो मेंसेस नहीं होते, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता। बट दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो ये 3 नेचुरल मेथड्स हैं। अब एक क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, आप फर्टाइल फेज क्या कैलकुलेट करके बता सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल हम 28 डेज लेके चलते हैं, अब यहाँ पे दिया गया 35 डेज, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, डे ऑफ ओवुलेशन 14th डे होता है, फिक्स है, चाहे कितना भी ड्यूरेशन हो, कितना भी टाइम पीरियड हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो 35 में से आपने सीधे सीधे माइनस कर दिए 14, तो कितना बच गया? 21, राइट? और अब हमें एक चीज और भी तो पता है, क्या पता है बताओ? अब हमें पता है जो लास्ट फेज होता है वो 14 डेज का होता है। तो अब बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? फर्टाइल फेज निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब नेचुरल मेथड्स के बाद बात करते हैं बच्चों बैरियर मेथड्स की। ये भी क्या करते हैं? फिजिकल और केमिकल बैरियर्स बना देते हैं, जिससे कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज ना हो सके। सबसे कॉमन कंडोम्स यूज किए जाते हैं, जो कि लेटेक्स के बने होते हैं, डिस्पोजेबल हैं, वेयर ओवर द पीनस। कॉमनली नॉर्थ इंडिया में इसको निरोध कहा जाता है, और ये हमें एसटीडीज से भी बचाते हैं, लाइक एचआईवी। ये गलत लिख दिया, ये एचआईवी नहीं होता, दिस इज एड्स, ठीक है? एचआईवी तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, राइट? उसी तरह फीमेल कंडोम्स को क्या कहा जाता है? फेमिडोम्स कहा जाता है। ये भी लेटेक्स के बने होते हैं, डिस्पोजेबल हैं, यूज वंस, और सर्विक्स, वजाइना या एक्सटर्नल जेनेटेलिया के ऊपर वियर किए जाते हैं, और ये भी एसटीडीज को रोकते हैं। तो मेल में इसको कंडोम कहेंगे, और फीमेल में इसको फेमिडोम कहा जाएगा। याद रह जाएगा बच्चों, डायग्रामेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह बैरियर मेथड में आता है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। ये देखो डोम शेप स्ट्रक्चर है, जिनके ऊपर नीचे, जितने नीचे की तरफ एक मेटल रिंग लगी होती है, राइट? ये सर्वाइकल ओपनिंग के ऊपर यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मली पॉलीयूरेथेन का बना होता है, जबकि कंडोम्स लेटेक्स के बने होते हैं, और ये इस रिंग की वजह से कस्टमाइजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, ठीक है? और अगर इनको स्पर्मेसाइडल क्रीम्स के साथ यूज किया जाए, तो इनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। ये इनकी बात कर रहे थे। फोम्स एंड जेलीज हैं, जो जिनमें मेनली ये केमिकल होता है 9 नोनो-ज़ाइनोल। दिस केमिकल इज नॉर्मली फाउंड। तो ये सारे केमिकल्स बहुत इफेक्टिव हैं। अब तीसरा आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, हार्मोनल पिल्स भी कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल पिल्स, जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना? दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, तो इसलिए इनको पिल कहा जाता है, राइट? अब ये दो फॉर्म में मिलती है, कॉम्बिनेशन पिल हो सकती है, जिसमें दोनों हार्मोन हो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसका एग्जांपल है माला डी, माला एन, वाइडली यूज की जाती थी पहले। उसके अलावा पीओपी आजकल यूज किया जाता है, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, नोरेट, जिसका एग्जांपल है, ठीक है? अब ये कब लेनी पड़ती है? जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंसेस, ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होने के बाद, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 5 से इनको लेना स्टार्ट किया जाता है, एंड दे आर टेकन वन इन अ डे। बट आजकल हाईली इफेक्टिव भी आ गई हैं, उसकी भी हम बात करेंगे आगे चल के, जैसे सहेली वाला ब्रांड।
सॉरी नॉट दिस वन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ फीचर्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के। एक सेकेंड, ये कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कि वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहते हैं, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन की। यूजर फ्रेंडली हो, चीप हो, इजीली अवेलेबल हो, साइड इफेक्ट ना हो या लीस्ट साइड इफेक्ट हो, रिवर्सिबल हो, और जो नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर है इंडिविजुअल की वो अफेक्ट ना हो। ठीक है ना, तो ऐसी पिल को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। अब ये पिल्स अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे मैं बता रहा था। आजकल आई पिल्स, जिसको हम इमरजेंसी पिल भी कहते हैं, नॉर्मल जो यूज की जाती है, माला डी माला एन की हम बात कर रहे थे, कि ये 21 डेज के लिए यूज की जाती है, 7 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है ना, उसके गैप के बीच में मेंसेस ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होना चाहिए। ये क्या करती है, ये पिल्स जो है ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि इनमें क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, और ये रेगुलाइज कर देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, अगर वो इरेगुलर है तो भी। इसके कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात करें, सहेली, सॉरी नोट दिस वन सहेली, इसकी बात करें, अरे सहेली का डायग्राम नहीं दिया हुआ इन्होंने, दिस वन, यस, ये हार्मोनल पिल है। फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, दुनिया की सबसे पहली जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप की है, वंस इन ए वीक। तो जो रोज रोज लेने वाली प्रॉब्लम थी, फीमेल कई बार भूल जाती थी, तो वो प्रॉब्लम भी ओवरकम हो गई। ठीक है ना, ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करता है यूट्रस में। तो जैसे यूट्राइन प्रोलिफरेशन नहीं होता, और इम्प्लांटेशन के लिए वो एंडोमेट्रियल वॉल प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो माला डी माला एन वंस पर डे, सहेली वंस इन अ वीक, वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है ना, याद रहेगा। तीसरा इमरजेंसी पिल, जिनको हम आई पिल्स भी कहते हैं, अनवांटेड 72 आई पिल, ये कुछ ब्रांड्स में ये अवेलेबल होती हैं। दे आर टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको लेना होता है, सूनर द बेटर। ये भी इफेक्टिव है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट नहीं है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी जिनको कहते हैं। ठीक है, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इफेक्टिव पॉपुलर मेथड है, बट इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या नर्सेज की जरूरत होती है, बिकॉज दे आर इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस थ्रू वजाइना। अब ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में होती है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट मेनली ये 2 टाइप की होती है, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। ठीक है, लिपिज लूप, मल्टीलोड, 375, कॉपर टी, कॉपर 7, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है। ठीक है, अब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज है, जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, LNG-20 एंड प्रोजेस्ट्रेट। ये क्या करते हैं, ये इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉपर स्पेस ही प्रोवाइड नहीं करते, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो जेस्टेशन कैसे हो जाएगा, राइट। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लिपिज लूप आ जाता है, हार्मोनल की हमने बात करी। और थर्ड इसलिए था कि कॉपर रिलीजिंग को अलग से हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर, अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं, वो कॉपर आयंस रिलीज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉपर आयन जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को, या हम कह सकते हैं उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देगा। क्लियर है, इसी तरह अगर हम बात करें बाकी की, तो वो कैसे, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसे होगा, वो भी क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो कॉपर टी है वो कॉपर रिलीज करके उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा। जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज हैं लाइक कॉपर टी, वो भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। आजकल एक और चीज यूज की जा रही है,
इम्प्लांट्स जिनको कहते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स या नोर प्लांट्स जिनको कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस। नाम से समझ में आ गया, सब क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्या होता है? स्किन। क्यूटेनियस स्किन, सब का मतलब बिलो, तो बिलो स्किन। प्लेस्ड सब डर्मल, डर्मा का मतलब स्किन, इन सीजन का मतलब हल्का सा कट लगा के, ठीक है। ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं, अप टू 5 इयर्स। इसमें भी क्या होता है, दोनों हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। 6 मैच स्टिक लाइक, यहाँ पे आप देखो 6 मैच स्टिक लाइक कैप्सूल होते हैं जिसमें प्रोजेस्टीन है, ठीक। तो डेपो प्रोवेरा भी यही है, इंजेक्शन है प्रोजेस्टीन के, तो 3 महीने तक इफेक्टिव है। लेकिन ये नोर प्लांट जो है 5 साल तक इफेक्टिव है। दे आर वेरी सिमिलर टू आईयूडीज, मोड ऑफ एक्शन उनका सेम ही है, बस ये सबक्यूटेनियस है। क्लियर है? अब परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड, मेल में इसको वेसेक्टोमी कहेंगे, फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। वेसेक्टोमी में क्या करेंगे, जो वैसा डिफरेंस है उसको कट करके टाइट कर दिया जाएगा, तो सीमन में स्पर्म्स की एंट्री नहीं होगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अफेक्ट नहीं होगा, मेल सेक्स हार्मोन उसी तरह से रिलीज होता रहेगा। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट काट करके टाइट कर देंगे, ठीक है ना। रिवर्सिबिलिटी इसकी रेयर है, बट फेलियर हो सकता है, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी मच पुअर। क्लियर है बच्चों? तो दीज आर वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है कोई समस्या? तो स्टरलाइजेशन मेथड जो परमानेंट मेथड है, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, आपको याद रह जाएगा। अब आता है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस, एसटीडी, या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं, या आप इसको वनरेबल डिजीजेस भी कह सकते हैं, कई सारे इनके नाम हैं। तो व्हाट आर एसटीडीज? डिजीजेस और इन्फेक्शंस, याद रखना, डिजीजेस और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? आरटीआईज कहते हैं, वेनरेलियल डिजीजेस कहते हैं। एडolescent एज ग्रुप में सबसे कॉमन होते हैं 15 टू 24 ईयर्स में, ठीक है। कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं, लाइक ईचिंग एंड पस्क डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन्स, फीमेल्स में पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूट्राइटिस, सर्विसाइटिस, कैंकरे मतलब कुछ निशान से हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले बताया हुआ है मैंने, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एंडोमेट्रियल वॉल की जगह कहीं और जाके इम्प्लांटेशन हो जाए, मिसकैरेज एंड इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन फीचर्स, सिम्टम्स, ठीक है। अब किस तरह से इनका पता लगाया जा सकता है, किस तरह से उनको रोक सकते हैं, तो सबसे पहले मैं टेस्ट की बात करता हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है पीसीआर के थ्रू, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे जो एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड होता है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उनको हम पता लगा सकते हैं, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। क्लियर? और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन थ्रू स्टेनिंग। क्लियर? अब अलग अलग टाइप के हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, निमेटोड, हर टाइप का माइक्रोब ये डिजीज कोज कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एसटीडीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जैसे है सिफिलिस, इट इज कोज बाय ट्रैपेनोमा पैलिडम। देखो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद होना चाहिए, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद होना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिफिलिस कोज बाय ट्रैपेनोमा पैलिडम, इसके लिए टेस्ट है वेशरमैन्स टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इनिशियली क्या होगा, निशान पड़ जाएंगे जेनाइटल्स पे, पेनलेस होंगे। इस स्टेज पे ये क्यूरेबल होता है, ऑल्दो इट इज इन्फेक्टियस। फिर सेकंड स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, सेम ये भी क्यूरेबल होता है, सेकंड स्टेज तक ये क्यूरेबल है। और थर्ड स्टेज जो होती है लेटेंट पीरियड जिसको कहते हैं 20 से 30 ईयर्स का होता है, जहाँ पे सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, इट इज वेरी सीरियस, ट्यूमर हो जाते हैं स्किन पे, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है, इससे पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी है गोनोरिया, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोज्ड बाय नेजेरिया गोनोरी। इन फीमेल्स इट कॉजेज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बहुत कॉमन डिजीज है, पीआईडी बहुत कॉमन डिजीज है फीमेल्स की, ठीक है ना। तो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का होता है, लेकिन मदर से न्यूबॉर्न बेबी में पास हो सकता है, एंड इवन कैन कॉज ब्लाइंडनेस, बहुत सीरियस, आपने देखे होंगे कुछ केसेस की न्यूबॉर्न बेबी ब्लाइंड ब्लाइंड होते हैं, इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। तो 1% solution of silver nitrate in eyes of newborn provide
प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा? इन जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू होगा, आईज के थ्रू होगा। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत कम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 5 डेज ओनली। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अगले डिजीज की, क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस इज कॉज्ड बाय, बताओ बैक्टीरियल है, कौन सी है क्लेमाइडियासिस? बोलो, इट इज बैक्टीरियल और बोलो, क्लेमाइडिया इज ए बैक्टीरिया, वायरस और क्या है? बताओ कमेंट सेक्शन में। ये क्या करता है? इट इज, पहले तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ब्लाइंडनेस को कोज कर देता है, ये भी न्यूबॉर्न में इन्फेक्टेड मदर से पास हो जाता है। इसमें जो सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब का, और म्यूकस पेन होता है, रेक्टल पेन होता है, ओकेजनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। ये इंट्रासेलुलर पैथोजन है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट को हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये पहले दोनों इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से? सिफिलिस एंड निजेरिया, सॉरी गोनोरिया। उसके बाद हम बात करते हैं वायरल डिजीजेस की, जिसमें हर्पीस और वार्ड्स और एड्स, तीनों की बात हम करेंगे। हर्पीस इज कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो जो सोर्स हो जाते हैं जेनाइटल्स पे, डोमिनेंट होंगे और एक्टिवेटेड हो जाएंगे टाइम टू टाइम। कुछ और अगर बात करें तो इसमें जो पीसीआर है, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट की जब बात करें तो पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कर सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ये दो टेस्ट नॉर्मली इसके लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। क्लिनिकल सिम्टम से, एंटीजन डिटेक्शन से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन होगा जेनाइटल सिक्रेशन के थ्रू, ये भी इनक्योरेबल है, दिस इज ऑल्सो इनक्योरेबल। नॉर्मली जो वायरल एसटीडीज हैं वो इनक्योरेबल हैं, चाहे एड्स की बात करें चाहे हर्पीस की बात करें। जबकि वार्ड्स जो है, जेनाइटल वार्ड्स आर कोज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हार्ड आउटग्रोथ बन जाती है जेनाइटल्स पे, इसकी वजह से फीमेल में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। और अच्छी बात क्या है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, इन्फेक्टेड सिरिंजेस के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। इनक्योरेबल बट वैक्सीन इज अवेलेबल। एड्स, देखो बहुत, मतलब 70 to 80% लोग क्या कहेंगे, एड्स, एड्स या एचआईवी, दोनों का डिफरेंस नहीं पता। एड्स इज अ डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एंड एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस स्पीसीज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो दोनों के बीच में फर्क होता है बच्चों, क्लियर? डिजीज और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बीच में फर्क होता है। अब एड्स का इलाज क्यों नहीं है? देखो एड्स का इलाज इसलिए नहीं है बच्चों मेरे, कि होता क्या है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इस केस में जो एचआईवी है, ये अटैक करता है टी सेल्स के ऊपर। इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, टी सेल्स, उन्हीं के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो बचाने वाला खुद ही नहीं बच रहा, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक। क्लियर? एड्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं बच्चों, जो आपको पता होने चाहिए। एक तो आप हमेशा याद रखें कि एड्स कभी भी शेकिंग हैंड या ये डू नॉट स्प्रेड, लिख देता हूं मैं, डू नॉट स्प्रेड बाय शेकिंग हैंड, यूजिंग क्लोथ्स, यूजिंग यूटेंसिल्स, इन सब से नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेको आपको पता होना चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिंबल भी है रेड रिबन। ये तो ब्लू हो गया हमारा, रेड रिबन इसका सिंबल होता है। 1 दिसंबर इज एड्स डे। ये कुछ चीजें हैं जो एड्स से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, प्रोटोजोन
एसटीडी है। मेल्स में यूरेथ्राइटिस कॉज कर देगी, तो फीमेल्स में लिकोरिया और वेजाइनाइटिस कॉज कर देती है। तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें अलग से चीज़ें नहीं है, नई चीज़ें नहीं है, बट आपको ये सारा पता होना चाहिए। उसके बाद आता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। बच्चों एक व्हाट यू से एक टेक्निक आई थी इंडिया में जिसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये एक ऐसी टेक्निक थी जो हेल्प करती थी डेवलपिंग फीटस की एबनॉर्मलिटी के बारे में पता लगाने के लिए, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता था और वहां से उसकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता था, चेक किया जाता था। लेकिन इंडिया में इसको मिसयूज किया गया टू फाइंड आउट सेक्स ऑफ द न्यू सेक्स ऑफ द चाइल्ड, जिसकी वजह से फीमेल फेटिसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए एंड गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो उसी तरह का है ये, एक एमनियोसिंथेसिस की तरह की उसी की तरह का तो नहीं, बल्कि एक ऐसा ही मेथड है जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, इंड्यूस अबॉर्शन जिसको कहा जाता है। ये एक्ट आया 1971 में, लीगल कर दिया गया इसको, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी किया जा सकता है अप टू 12 वीक्स। इसमें अमेंडमेंट किया गया 2017 में कि 12 वीक तक तो डॉक्टर की परमिशन, उसके ओपिनियन की जरूरत होती है। अगर 12 वीक से ज्यादा है, 24 वीक तक का है, तो 2 डॉक्टर्स का पैनल होना चाहिए। और 7 वीक्स तक का जो है प्रेगनेंसी, एक सिंगल पिल जिसका ये नाम आपको दिख रहा है, इससे अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। एमटीपी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ये सेफ होता है सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। परफॉर्म कौन करे? क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर करे। रिस्ट्रिक्टेड फॉर फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसलिए मैं बता रहा था कि ये उससे जुड़ा हुआ है एमनियोसेंटेसिस से। क्यों नीड पड़ती है कई बार कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, कोई रेप विक्टिम्स हो, है ना, और यू कैन से अर्ली मैरिजेस के केस में कुछ हो जाता है, या अगर डॉक्टर फील करे कि इट कैन बी हार्मफुल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर मदर और बेबी, उस केस में एमटीपी किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है अगला टॉपिक बच्चों, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो क्या कहलाता है? इनफर्टिलिटी कहलाता है। दो तरह की इनफर्टिलिटी होती है बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी फर्टिलिटी क्या होती है और सेकेंडरी? प्राइमरी फर्टिलिटी में क्या होगा, यहीं पे लिख देता हूँ। प्राइमरी फर्टिलिटी में क्या होगा कि वंस दे हैव किड, वंस दे हैव यंग वंस, द कपल हैव वंस पेशेंट, पेशेंट कहेंगे या फीमेल कहेंगे उसको, कि ऐसी पेशेंट जो जो कभी कंसीव ही नहीं कर पाई, वो तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। और एक बार कंसीव कर चुकी, पहले कंसीव कर चुकी बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली, तो वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, सॉरी नॉट प्राइमरी, इनफर्टिलिटी। ठीक है। तो ये फिजिकल कंजेनाइटल बाय बर्थ हो सकते हैं, डिजीज की वजह से, ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल रीजन इसके हो सकते हैं। अब मेल और फीमेल में रीजन अलग हो सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, कि स्पर्म्स का काउंट ही बहुत कम हो, 20 मिलियन पर एमएल या उससे भी कम हो। नॉर्मल का स्पर्म काउंट कितना होता है? 3 to 400 एमएल, सॉरी मिलियन पर एमएल। एजोस्पर्मिया की स्पर्म प्रोड्यूस ही ना हो। एस्थेनोस्पर्मिया की मोटिलिटी बहुत कम हो। हमने पढ़ा था ना, 60% हेल्दी हो, 40% की मोटिलिटी हो, तभी तो इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन मेंटेन ना हो पाए इंसेमिनेशन के लिए। साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, स्ट्रेस रीजन हो सकता है, और ऑटोइम्यूनिटी हो सकती है कि स्पर्म्स के अगेंस्ट ऑटोइम्यूनिटी के अपनी सेल्स को किल करना शुरू कर देता है जिस कंडीशन में। ठीक है ना। एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं, एडम हो सकता है। एडम बताओ क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। इसी तरह फीमेल्स में कुछ और रीजंस हो सकते हैं, एनोवुलेशन, ओवुलेशन है नहीं होता, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब हो, रिपीटेड मिसकैरेज होंगे अगर नॉन फंक्शनल यूट्रस होगा, और वही ऑटोइम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म्स, ऑटोइम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म्स डेवलप हो जाती है, तो स्पर्म एंटर होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट एलपीडी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, अर्ली मिसकैरेज, ट्यूबेक्टोमी, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। अब ट्रीटमेंट क्या है उसका? ट्रीटमेंट क्या है?
स्पेशलाइज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स डेवलप हुए हैं हमारे देश में भी। मेल्स में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 को यूज किया जाए। टेस्टोस्टेरोन भी ओरली लिया जा सकता है। फीमेल्स में कुछ मेडिसिन्स हैं, उनका यूज किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स यूज किए जा सकते हैं अगर इन्फेक्शन है। ओवुलेशन इंड्यूस किया जा सकता है। तो अब कुछ मेथड, कॉमनली जो मेथड यूज किए जाते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या आर्ट। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या आर्ट जिसको कहते हैं, उसमें सबसे पहला आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब ये मत समझ लेना, बेइज्जती मत करवा देना एज ए बायो स्टूडेंट कि कभी आपसे कोई पूछे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और आप कह दो टेस्ट ट्यूब में जब बेबी बनाया जाए, डेवलप किया जाए तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। उसके बाद गिफ्ट, इक्सी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब की हमें बात करेंगे एक एक करके। तो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है कि भैया टेस्ट किए, डायग्नोसिस किया कि भैया प्रॉब्लम है, तो या तो हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं ओवरी में जिससे ओवुलेशन हो जाए और वहां से एग कलेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ मेल से स्पर्म्स कलेक्ट कर लिए, दोनों को फ्यूज करवा दिया आर्टिफिशियली इनसाइड आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। इन विट्रो का मतलब क्या है और इन विवो का मतलब क्या है? अगर ये वर्ड आपको समझ में आते हैं तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। इन विवो एंड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन जो है मदर की बॉडी से बाहर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जाइगोट बना दिया, उसके बाद इट अलाउड टू डिवाइड, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है डोनर मदर के या मदर के ओविडक्ट्स में, फीमेल की बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। तो वो क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रह जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो किस स्टेज में ट्रांसफर करवाया जाए? जाइगोट स्टेज पे, अप टू 8 सेल स्टेज, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो, या 8 सेल से ज्यादा स्टेज पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड जो आया है गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्लियर है? याद रहेगा। गिफ्ट, ये वो गिफ्ट नहीं है, GIFT की बात कर रहे हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, क्लियर? याद रहेगा, नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है। अ, और जो या तो एग सेल या स्पर्म, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नॉन फंक्शनल है, ठीक है। अगर मेल स्पर्म, मेल गैमेट अगर एबनॉर्मल है तो फेलियर के चांसेस ज्यादा है। तो अगर एग सेल में प्रॉब्लम है, फीमेल गैमेट में प्रॉब्लम है, तो सुपर ओवुलेशन करवा देंगे, हार्मोनल स्टिमुलेशन करके सुपर ओवुलेशन करवा दिया जाता है। अब दो ओवा, या जिसको हम oocyte कहते हैं, 2 oocytes आर कलेक्टेड along with 2 to 5 lakhs motile sperms, 2 to 5 lakh motile sperms, ठीक है। और एक प्लास्टिक ट्यूब में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। दे आर अलाउड टू फर्टिलाइजेशन, अलाउड टू फ्यूज। अब लेप्रोस्कोप के थ्रू उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब के डिस्टल एंड में, जहां पे वो हमने हार्मोनल स्टिमुलेशन दिया। बट इसके सक्सेस रेट सक्सेस रेट 27 to 30% है। दूसरा मेथड क्या है? इक्सी, सॉरी इक्सी। इसमें क्या किया जाता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नहीं, ये मैं पहले नहीं बताता, मैं गिफ्ट बता देता हूँ पहले, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। गिफ्ट के बाद में क्या बता देता हूँ, पहला तो गिफ्ट हो गया, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है?
दूसरा जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दोनों में मेन डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे गैमेट स्टेज पे ट्रांसफर हो रहा है और वहां पे जायगोट स्टेज पे ट्रांसफर होगा। मेजर डिफरेंस है ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अर्ली एम्ब्रियो, अप टू 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड। कि भैया जायगोट बन गया, जायगोट अंडरगोज क्लीवेज, क्लीवेज से क्या बना, 2 सेल स्टेज, 2 सेल से क्या बन गया, 4 सेल स्टेज, 4 सेल से क्या बन गया, 8 सेल स्टेज। तो इस स्टेज पे 8 सेल ब्लास्टोमियर स्टेज पे उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा दें तो उसको क्या कहेंगे, जिफ्ट कहेंगे। तो गिफ्ट और जिफ्ट बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आता है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या करेंगे जी, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का एम्ब्रियो है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेबोरेटरी टू यूट्रस। वो फैलोपियन ट्यूब की जगह कहां चला जाएगा, सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है बच्चों। क्लियर। अब उसके बाद बात आ जाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, कि जहां पे मेल्स को ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है, कि लो स्पर्म काउंट है या स्पर्म काउंट नील है ऑलमोस्ट, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हमने अभी रीजंस पढ़े थे ना शुरू में। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सीमन को कलेक्ट किया जाएगा मल्टीपल टाइम्स, कंसंट्रेट कर देंगे उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, और यूट्रस या वजाइना में कैथेरेटर के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कह सकते हैं, या तो हस्बैंड से या डोनर स्पर्म से। विकी डोनर मूवी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी होगी, उसमें सेम कंसेप्ट यूज किया है। क्लियर। तो सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू वजाइना और इनटू द यूट्रस। उस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक और मेथड है, वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, ये भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको इक्सी कहा जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो, एक निडल की हेल्प से जो स्पर्म है उसको जितना क्लोज हो सके एग सेल के न्यूक्लियस के पास ट्रांसफर करवाया जाता है। ये एग सेल है, इसके न्यूक्लियस के जितना पास हो सके एग सेल को होल्ड किया गया होल्डिंग टूल्स की हेल्प से, तो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं टू ओवम टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक असिस्टेड फर्टिलाइजेशन, सॉरी माइक्रोस्कोप असिस्टेड फर्टिलाइजेशन, जो बहुत एक्सपेंसिव मेथड, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी उसी केस में कि मोटिलिटी लो हो या स्पर्म काउंट लो हो, बाकी सारे IVF, जिफ्ट, AI सब फेल हो गया हो, या फीमेल में इम्यूनिटी हो अगेंस्ट स्पर्म, ऑटो इम्यूनिटी जिसको हम कहेंगे, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द एग साइटोप्लाज्म, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये मेथड्स है बच्चों। अब कंक्लूजन क्या है, सारा कंक्लूजन क्या है बताओ। इस सारे हमने इतनी सारी बातें डिस्कस करी, हमने इतने सारे प्रोसेसेस डिस्कस करी, ये सबका कंक्लूजन क्या है बताओ। एक एक सरोगेट मदर भी होता है आजकल, किराए की माँ, सरोगेट मदर। उसमें भी क्या करते हैं, अगर जो नॉर्मल, जिसको हम कहें ओरिजिनल जो फीमेल है, मदर है, उसका यूट्रस अनफिट है फॉर इम्प्लांटेशन, तो एक सरोगेट मदर के यूट्रस में जायगोट को या एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। वो क्या कहलाती है, सरोगेट मदर, जहाँ नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी फीटस की। बट ये सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं बच्चों, हाईली एक्सपेंसिव है, स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड, और दे आर लिमिटेड टू फ्यू पीपल ओनली। इमोशनल, सोशल और रिलीजियस फैक्टर जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, अडॉप्ट, अडॉप्ट कर ले हम, अडॉप्ट कर ले हम मतलब जो जिन कपल्स को ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो हमारा लॉ है वो भी अलाउ करता है, परमिट करता है लीगल अडॉप्टेशन, अडॉप्शन को। क्लियर। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई इब्बट है, कोई किंतु परंतु है, तो हमेशा की तरह आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे हैं ही, और अपने डाउट्स पूछ लीजिए कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप थम्स अप कर देंगे, आप एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर देंगे,
और आप कमेंट में पूछेंगे कि सर पीडीएफ ऑफ यूटी यूनिट टेस्ट इमीडिएटली मैं यूनिट टेस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आपका कमेंट आएगा, आप चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। तीनों चैप्टर मैंने यूनिट 1 के कंप्लीट करवा दिए। जैसे ही आपका कंप्लीशन होगा, मैं इमीडिएटली पीडीएफ, जैसे ही आपका कमेंट आएगा पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है ना बच्चों? 3 मैंने टेस्ट बनाए हैं हर यूनिट के। तो अगर आप चाहते हैं आपका रिवीजन प्रॉपर्ली होता रहे, तो आप फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कीप स्टडी।